हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर हमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, कल जो हड़ताल हुई है पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में, उसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं, जिनमें से एक अहम सवाल ये है कि क्या कल होने वाली हड़ताल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बलूच अवाम का एक रेफरेंडम था। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें ज़हन में आ रही हैं। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें सूरत हाल हमने देखी, वो ये है कि इसमें पश्तून बेल्ट और बलोच बेल्ट, जो बलूचिस्तान के पश्तून इलाके और बलोच इलाके हैं, वहाँ पे गवादर से लेकर चमन तक और खजदार से लेकर मकरान तक पूरी बलोच कौम जो है वो निकली है। एहतजाज किया है उन्होंने, बड़ा भरपूर एहतजाज किया है। और हर शहर के अंदर जो है वो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बलोच अवाम ने सड़कों पे आके एहतजाज किया है। और फिर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि किस तरह से पाकिस्तानी रियासत ने जो है वो उसका जवाब दिया है तशद्दुद के साथ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तशद्दुद जो है वो हमेशा रियासत की तरफ से शुरू होता है, अवाम की तरफ से शुरू नहीं होता। अवाम हमेशा पुरअमन होते हैं, अवाम हमेशा अपने मसाइल को लेकर जो एहतजाज करते हैं उसमें वो कोई असला नहीं लेके जाते, कोई छुरी चाकू बंदूक पिस्तौल नहीं लेकर जाते, बल्कि उस अवामी एहतजाज को कुचलने के लिए रियासती इदारे जैसे पुलिस है, रेंजर है या फिर फौज होती है, ये ज़रूर असला लेकर जाते हैं, जिसमें लाठीचार्ज वाली सोटियों से लेकर टीयर गैस के बंदूकों तक और टीयर गैस के बंदूकों से लेकर जो असली मतलब है जो बंदूक इस्तेमाल होती है, ये सारे शामिल होते हैं। और फिर रियासत तशद्दुद करती है, और जब रियासत तशद्दुद करती है तो फिर उसके जवाब में अवाम भी पुरतशद्दुद हो जाते हैं। अब बलूचिस्तान में जो ये हड़ताल हुई है एक्सक्यूज मी, इस हड़ताल का सबसे अहम पहलू जो है वो ये है कि इसमें पश्तून, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, और बलोच दोनों ने ये एहतजाज किया। और इस एहतजाज से एक दिन पहले हम देखते हैं कि किस तरह से पीटीएम जो है, उनके जो लीडर हैं मंजूर पश्तीन, उनका भी बयान आ जाता है कि हम इस हड़ताल की भरपूर हमायत करते हैं। जो मेरे नज़दीक एक पैगाम था पश्तूनों को बलूचिस्तान में कि आप लोग भी जो है भरपूर अंदाज में इस एहतजाज का हिस्सा बने, और वो बने। अब इतनी बड़ी हड़ताल और इतनी कामयाब हड़ताल जो है, जनरल स्ट्राइक यानी कि पहिया जाम हड़ताल, बलूचिस्तान की तारीख में देखने में नहीं आई। पहिया जाम हड़तालें तो होती रही हैं, लेकिन वो मखसूस इलाकों में हुई और उसका इतना इम्पैक्ट भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो हड़ताल है, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया रियासत ने, और फायरिंग भी की है मुजाहिरीन के ऊपर। तो इस हवाले से जो है वो मैं एक आपके सामने दो चार चीज़ें रखना चाहता हूँ, और वो दो चार चीज़ें उसमें ये जो है इसमें एक तो ये है कि बीवाईसी के जो लीडर्स हैं, जिनमें डॉक्टर मारंग बलोच हैं, ऑब्वियसली गुलजादी बलोच हैं, बेबर्ग बलोच हैं, सिबतुल्लाह बलोच और इमरान बलोच और बेबो बलोच हैं। ये अभी तक जो है पाकिस्तान की गैर कानूनी कैद में है। इनके ऊपर कोई अभी तक जो है वो मुजरमाना किस्म की कोई चार्जशीट जो है वो नहीं आई। और ये वो आवाज़ें हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, मावरा अदालत कत्ल जो होते हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और ये ह्यूमन राइट डिफेंडर कहलाए जाते हैं। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए जदोजहद की है। इन्होंने आइन से बगावत का नारा कभी बुलंद नहीं किया, पाकिस्तान की रियासत को तोड़ने का नारा बुलंद नहीं किया, और इन्होंने हमेशा जो है वो अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। इस हवाले से जो है वो अभी भी इस्लामाबाद में धरना चल रहा है, एक धरना कराची में चल रहा है, लेकिन इस दौरान एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं।
आज बसीमा में पाकिस्तानी फोर्सेस के जाली मुकाबले में 2 अफराद की जो है वो लाशें मिली हैं और उन लाशों की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। तस्वीरें मेरे पास हैं, लेकिन वो इतनी वो हैं कि मैं दिखाना नहीं चाहता। ये याद रहे आपको कि बसीमा में 1 महीने से जो है वो कर्फ्यू लगा हुआ है। 1 महीने से वहाँ पे कर्फ्यू है। इसके अलावा एक पाइपलाइन का भी बताया जा रहा है कि एक पाइपलाइन जो है वो भी आज उड़ाई गई है। उसको मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ। और दूसरा, नेपाल पर भी हम बात करेंगे। नेपाल में बहुत ज़बरदस्त तब्दीली आई है, जिसके बड़े दूरस्थ नतायज जो है वो हम समझते हैं कि पड़ेंगे इस खित्ते पर, बिलखुसूस भारत और जो है वो नेपाल के ताल्लुकात पर। एक मजहबी रहनुमा हैं, स्कॉलर हैं, मौलाना खलीलुल्लाह साहब, इनको भी पाकिस्तानी फोर्सेस ने आज जबरी तौर पर लापता कर दिया है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की बड़ी हैरानकुन रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो लाखों अफराद के ऊपर जासूसी कर रहा है, फोन टैपिंग के जरिए और फायर वॉल के जरिए। ये रॉयटर्स में ये खबर छपी है नाज़रीन। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो अब दुनिया का नया अफ्यून का मरकज बन चुका है, जहां पर लाखों करोड़ों रुपया जो है और डॉलर्स वो दहशतगर्दों को इस कारोबार से फ्राहम किए जा रहे हैं। ये जो बलोच रिपब्लिकन गार्ड है नाजरीन, उन्होंने 36 इंच कतर की यानी 36 इंच डायमीटर की गैस पाइपलाइन जो है जो डेरा भुगटी से पंजाब को गैस फ्राहम कर रही थी, उसको अलीपुर में उड़ा दिया है। वो उसको उन्होंने तबाह कर दिया है। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो बलोच यकजहती कमेटी का एक स्टेटमेंट आया है। कल जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के जनरल स्ट्राइक हुई, एहतजाज हुआ, उस पर जो क्रैक डाउन हुआ उसके खिलाफ, और बलोच यकजहती कमेटी ने कहा है कि ऑल पार्टीज के पुरअमन एहतजाजों पर रियासती क्रैक डाउन तशद्दुद फायरिंग की हम शदीद मजम्मत करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये अमल जमहूरियत पर कारी ज़र्ब और इंसानी हकूक़ की खुली पामाली है। और रियासती इदारों की नाकामी हर रोज़ अवाम के सामने अयां हो रही है। कोयटा शहर में दहशतगर्दी के वाक़यात के दौरान इंतज़ामिया दर्जनों बेगुनाह ज़िंदगियां बचाने में नाकाम रहती है, लेकिन जब यही मुतासिर अवाम अपने हकूक़ के लिए पुरअमन एहतजाज करते हैं तो इन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। उन्होंने ये बयान में कहा है कि हम ये सवाल करने पर मजबूर हैं, क्या इस खित्ते में सिर्फ अवाम ही रियासत और दहशतगर्दों दोनों के जुल्म का शिकार होंगे? क्या इंतज़ामिया का किरदार दहशतगर्दों से मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए? बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान पिछले 6 माह से मुसलसल रियासती जबर, क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों का सामना कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद हम हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आज जब बलूचिस्तान के हर जमात पर यही जबर ढाया जा रहा है, तो ये हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि यह निज़ाम जमहूरी नहीं बल्कि आमरीत और मार्शल लॉ है। रियासत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान को समझना होगा कि वो सूबा जिस पर अपना कंट्रोल कायम करने में नाकाम है, इसी सूबे में अवामी तहरीकों को कुचलने की पॉलिसी इन्हें मजीद बहरान में धकेल देगी। फिर उन्होंने अपील की है तमाम सियासी जमातों से कि इस जबर के खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद करें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और अवाम के शाना बशाना खड़े हों, ताकि वो जुल्म के आगे झुकने के बजाय जदोजहद का रास्ता अपनाएं। इस रियासती जबर से सब तंग आ चुके हैं। वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अवामी इनकलाब की क़यादत करें और ये साबित करें कि हमारे हकूक़ को दबाया नहीं जा सकता। यह पहली दफ़ा है कि BYC ने अवामी इनकलाब की बात की है। अब ये एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग और मुबहिम सी स्टेटमेंट है कि अवामी इनकलाब कहाँ पे? अवामी इनकलाब बलूचिस्तान में अगर करते हैं तो वो अवामी इनकलाब सस्टेनेबल नहीं होगा जब तक कि सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में ये इनकलाब बर्पा ना हो बैक-वक्त। अगर इस इनकलाब का मतलब आज़ादी है तो फिर वो उनको कौमी
इनकलाब का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो BYC की स्टेटमेंट जो है वो इसी तरह से मुबहिम ज़रूर होती हैं, लेकिन उनकी जदोजहद बहरहाल बहुत ज़बरदस्त है, और उनकी जदोजहद इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो जदोजहद है वो है इंसानी हकूक़ के हवाले से। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का मेराज 5 रोज़ पाकिस्तान एयरफोर्स का मिराज लड़ाका तैयारा, जिसका ताल्लुक 32वें टेक्निकल अटैक विंग के नंबर 27 ज़रार स्क्वाड्रन से है, पंजाब के शहर सरगोदा में मामूल की तरबियत के दौरान गिरकर तबाह हो गया, पायलट को निकाल लिया गया। ये अभी ताज़ा जो है वो न्यूज़ आ रही है इस हवाले से। और हम देख रहे हैं कि एक सेकंड नाज़रीन, इस हवाले से जो है हमारे पास, मुझे एक सेकंड दें ज़रा, मैं ना ये इसको मैं थोड़ा सा शेयर कर लूँ व्हाट्सएप पर। तो ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं नाज़रीन इस वक्त, ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है। अब मैंने आज 2 लोगों के इंटरव्यू किए हैं, एक इंजीनियर हैं शिवम चौधरी साहब और एक उमेश अग्रवाल जी का, कि इस खित्ते में हो क्या रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि रिकोडिक के हवाले से एक अमेरिकन कंपनी ने 500 मिलियन यानी 50 करोड़ डॉलर की जो है वो डील की है रिकोडिक के हवाले से। तो ये चीज़ें अभी कंफर्म होना बाकी हैं, देखते हैं मीडिया में क्या इसके बारे में डिटेल आती है। लेकिन इस खित्ते में जो तब्दीली हम देख रहे हैं, ये एक मुसलसल तब्दीली, और 2 मकातब फ़िक्र हैं इन तब्दीलियों के तज्ज़िया नगार 2 किस्म के हैं। एक वो है जो कहते हैं कि ये चाइना करवा रहा है इंडिया के इर्द गिर्द जो है घेरा तंग करने के लिए, और दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये अमेरिका करवा रहा है मोदी जी की सरकार को नाकाम करने के लिए। उस हवाले से हमने देखा बांग्लादेश में सबसे पहला ऑपरेशन तो बांग्लादेश में हुआ, जहाँ पे 2-4 लाख लोगों को मोबिलाइज करके तो शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता जो है वो उल्टा गया, और उस हवाले से ये कहा गया कि जी 1400 से 1600 तक लोग जो है वो उसमें हलाक हुए। फायरिंग का आगाज़ किसने किया, इसके बारे में भी बहुत सारे जो है सवालात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फायरिंग जो है वो मॉब के अंदर से शुरू हुई, यानी मुजाहिरीन जो थे सो कॉल्ड उनके अंदर से शुरू हुई, और ये जमात के लोगों ने फायरिंग शुरू की सरकारी फोर्सेस पर, जिसके जवाब में फिर सरकारी फोर्सेस ने जो है वो जवाबी कार्रवाई की। दूसरा जो है अच्छा ये किया, और इसमें मेरा अपना तज्जिया ये था कि ये अमेरिका ने रजीम चेंज करवाई है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इस खित्ते में बांग्लादेश के पास या इर्द गिर्द ना सिर्फ ये कि वो फौजी अड्डा चाहता है चाइना के खिलाफ, जिसका कि शेख हसीना ने भी कहा कि कुछ गोरे लोग आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो क्रिश्चियन पट्टी है इसको काट के तो एक आज़ाद मुल्क बनाया जाए, तो जिस पर उन्होंने इनकार किया। तो उनका ये कहना था, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं जी, ये चाइना ने पाकिस्तान को इस्तेमाल करके बांग्लादेश में जो है वो तख्ता पलट किया है, और उसके बाद ज़ाहिर है हमने देखा है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पे शामिल हुए। एक सेकंड में देखूं, मुझे एक कॉल आ रही है तो वो कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ अहमद मस्ती खान साहब शायद जुड़ जाएं, अभी समरतूर साहब भी जुड़ेंगे।
जी बिल्कुल ठीक है, हम लाइव हैं, आप आ जाएं अगर आ सकते हैं तो आ जाएं, आ जाएं। तो वो समर अहमद मस्ती खान साहब भी आ रहे हैं। तो बात मैं आपके साथ ये कर रहा था, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इस वक्त तकरीबन 80 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इसमें इसको शेयर भी करें प्लीज़। इसमें जो मेन मसला है वो ये है कि इंटरनेशनल जो डायनामिक्स है पॉलिटिक्स का, ट्रेड का, सप्लाई चेन्स का, उन्होंने इतना कंफ्यूज कर दिया है, इतने सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं कि ये पिन पॉइंट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे कू जो है वो चाइना ने कराया या यहाँ पे कू जो है वो अमेरिका ने कराया। बहरहाल नेपाल में भी कू हो चुका है और वहाँ तख्ता पलट हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं अपने साथ जनाब अहमद मस्ती खान साहब को, जो बलोच सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, और हमारे साथ समर तूर साहब भी आ गए हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी, थैंक यू वेरी मच। तुसी जहाज में बैठे हो, फाइटर पायलट में बैठे मैं कहा तुसी फाइटर में बैठे हो, F-16 या की 35 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। अच्छा, एनीवे थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। बात हो रही है कि क्या बहुत से मौजूओं पे बात हो रही है। कुछ मौजूओं पे हम जनाब अहमद मस्ती खान साहब से बात करेंगे और कुछ दीगर मसाइल के ऊपर हम बात करेंगे समरतूर साहब से। तो पहले चलते हैं अहमद मस्ती खान साहब की तरफ। अहमद साहब, मैं ज़ाती तौर पर दिल से ये भूल जाएं कि इस वक्त ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपको जब भी मैं बुलाता हूं आप ज़रूर तशरीफ लाते हैं। बहुत आपका धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच सर। अहमद साहब, मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि कल जो कामयाब तरीन हड़ताल हुई है बलूचिस्तान में, क्या इसको हम पाकिस्तान के खिलाफ एक अवामी रेफरेंडम का नाम दे सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से आप जिहादियों के खिलाफ जिहाद में लगे हुए हैं, ये इसका तो मेरे ख्याल में इसके तो जितनी तारीफ की जाए कम है। आपको मैं बहुत ज़्यादा दिल के गहराइयों से मैं आपकी एहतराम करता हूँ। और जो लोग भी इस नापाक फौज, नापाक आईएसआई के खिलाफ नबर आजमा है, मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ। और आप जो है सर फहरिस्त है उनमें। देखिए, ये लोगों ने कल के दिन हमारे जो बलूच, पश्तून, पेट्रोइट्स जो हैं, जो एक बहुत पीसफुल अंदाज से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको जबरदस्ती टीयर गैस शेलिंग करके सैकड़ों लोग पूरे बलूचिस्तान के शहर में इन्होंने गिरफ्तार किए। ये ऑल पार्टीज की तरफ से कॉल था स्ट्राइक का। और जाहिर है कि ये जो स्टेट टेररिज्म बलूचिस्तान में है, जिसमें कि ये इन्होंने तकरीबन 157 डेज में 2 मरतबा अख्तर मेंगल पे ये सुसाइड अटैक, बॉम्ब अटैक किया। तो लोग सारे ज़ाहिर हैं कि नाराज़ हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। एक सियासी लीडर को आप इस तरीके से आसिम मुनीर के मर्जी, मंशा और उनके ख्वाहिश के मुताबिक उनको आप कत्ल करना चाहते हैं। देखें, मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि अगर अख्तर मेंगल साहब को या अचकजई साहब को, महमूद खान अचकजई साहब को कोई नुकसान पहुंचा, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर होगा। क्योंकि ये खुलकर बात करते हैं डॉक्टर साहब, ये जो बेगैरत लोग, ये जो पाकिस्तान का रोग स्टेट है, ये बेगैरत खुलकर बात करते हैं। आपने देखा होगा सोहेल वराइच के जरिए इन्होंने साफ साफ इमरान खान को कहा कि आप हमारी बात माने वरना आप मर जाएंगे। और इसी तरह फैसल वावदा ने कहा कि इमरान खान के बेटे अगर पाकिस्तान आ गए तो उनका वही हाल होगा जो सहाफी अरशद शरीफ का हुआ था। तो ये देखें, ये कौन से गवर्नमेंट के लोग इस तरीके से खुलेआम बदमाशी वाली बात और किसी को कत्ल करने वाली बात कहते हैं। इससे पहले जो है जनरल बाजवा, उसने कहा, ये सहाफी जायद हुसैन को, उसने कहा कि हमने तो भुट्टो को मार लिया, तो क्या हुआ, हमारे सर पे कुछ कोई हमारे ऊपर कुछ असर पड़ा?
तो देखें ये जो है ना इम्प्यूनिटी के साथ पाकिस्तान के जनरल्स जो हैं इम्प्यूनिटी के साथ सिविलियन लीडर्स को मारते आए हैं। ये आज की बात नहीं है, ये 75 साल से चला आ रहा है। लियाकत अली खान, सुहरावर्दी, फातिमा जिन्ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाब अकबर खान बुगटी, बेनजीर भुट्टो, इन तमाम लोगों को इन फौजियों ने, फौजी जनरलों ने मारा है। मुझे तो ये जो बेनजीर भुट्टो का बेटा है बिलावल ओजम्पिक जरदारी, ओजम्पिक इसका नाम इसलिए है कि ओजम्पिक खा खा के इसने अपने आप को दुबला किया। ये ओजम्पिक जरदारी पे हंसी आती है कि ये वजीर आजम बनना चाहते हैं। भैया आपने देखा नहीं कि आपके नाना के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा नहीं कि इनके माँ के साथ क्या किया, इनके मामू के साथ। इनके मामू को जो है उसके घर के आगे 70 क्लिफ्टन पे मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मारा, और इसको जो है ख्वाहिश है कि ये वजीर आजम बने। मुझे लगता है इसको भी शायद शहीद होने का ख्वाहिश हो रहा है। तो नहीं, वो तो ये इस किस्म का रोग इनके स्टेट है। खानदान की रवायत है ना अमर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, इनके खानदान की रवायत है। बेनजीर भुट्टो जब आई, हम लोगों ने जेलें काटी जियाउल हक के दौर में, और जब बेनजीर भुट्टो आई तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया 1989 में कि उन्होंने फौज को तमगा जमहूरियत दिया, जिन्होंने उसके बाप को फांसी लगाई थी। तो ये तो बिलावल भुट्टो से हमें कोई वो उम्मीद नहीं है। बहरहाल प्लीज कंटिन्यू सर। जी अच्छा देखें डॉक्टर साहब, ये जो बेनजीर भुट्टो जब वापस आई थी ना पाकिस्तान, कॉन्डोलेसा राइस थी यहाँ, उन्होंने इनको गारंटी दिया कि नहीं नहीं आप जो है हमने बात कर लिया है मुशर्रफ से, वो आपको कुछ नहीं करें, आप चले जाएं। समझ रहे हैं? उनके कॉन्डोलीसा राइस के कहने पे वो पाकिस्तान आई थी। मुझे याद है शायद वो अक्टूबर के 14 तारीख को 2007 को वो लैंड किए थे। उस जमाने में डॉक्टर साहब ये फेसबुक और ये दूसरी सोशल मीडिया एक्स वगैरह ये नहीं होती थी। लोग अक्सर जो है ग्रुप ईमेल करते थे, याहू ये वो ईमेल ग्रुप में होते थे। तो हमने उसी में ये कहा था कि ये मोहतरमा जो है बहुत इनको शायद जल्दी है अपने वालिद से और अपने भाई से मिलने जाने का। ये मैंने अक्टूबर के 14 तारीख को कहा था, जी और आपने देख लिया कि 27 दिसंबर को उनको इन्होंने लगा लिया, कोने जी लगा, खुडे लाइन लगा दिया। आप उस दिन अगर परवेज मुशर्रफ का चेहरा देखते हैं ना, उसी दिन आपको बिल्कुल अंदाजा होता है कि इसी ने मरवाया है। तो ये जनरल जो हैं ये इंतहाई बेगैरत जनरल हैं पाकिस्तान के। आसिम मुनीर वही जनरल है। ये तो घटिया तरीन है। अब आप देखें डॉक्टर साहब, कल के दिन हमारे बलूचों और पश्तून जो पेट्रोइट्स हैं, जो जमहूरियत के लिए सिर्फ डिमांड कर रहे थे, उनको इन्होंने जो है आंसू गैस का बेदुरेग इस्तेमाल, उनको जेलों में धड़ाधड़ बंद करना। और कल के दिन ये पंजाबी क्या कर रहे थे ऐवान वजीर आजम में, ऐवान वजीर आजम में ये जो मौसूफ हैं ये फील्ड मार्शल साहब जो हैं, वो मरियम नवाज शरीफ के जो 5 सितारों वाला कमीज है वो पहुंच के पहन के वो भी पहुंचे हुए थे। और वहां पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग $500 मिलियन का एक यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स है उस कंपनी के साथ, और हाँ एक हाँ कोई दूसरा कंपनी है मोटा एंजल। फौजियों के दो ऑर्गेनाइजेशन, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और एनएलसी, इन्होंने फौजियों ने उनके साथ दस्तखत किए, और ये ऐवान वजीर आजम में। और जी हमारे लोगों के ऊपर उसी दिन जो है आंसू गैस कर रहे थे, और हमारे इलाके में आके ये कहते हैं कि ये रेयर मिनरल्स एक्सप्लॉइट करेंगे। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ये नहीं, कौन ये सी तो दुनिया बड़ी में रह अच्छी रहे हैं? आपने बात की, क्योंकि हमें ये इतला थी कि कोई $500 मिलियन की डील हुई है कल। लेकिन कंफर्म मैंने कहा था मैं नहीं कर सकता, तो वो आपने कंफर्म कर दिया कि ये कल ऐवान वजीर आजम में हो गया काम। ये यूएस एम्बेसी के प्रेस रिलीज है, बाकी हर जगह आई है बहुत सारी जगहों पे जी ऑलरेडी। जी तो अच्छा ये तो वहां थे, और ये जो है 3 लाहौर के बंदे बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ, सादिक दार और एक अली परवेज मलिक, एक जो यही जो जलंधर जलंधर का भगोड़ा आसिम मुनीर जो है जलंधर का भगोड़ा है ना जी। जी जी ये जलंधर जो है अपने आबाई शहर छोड़ के भागा है, और ये जाके वहां पर पिंडी में चला गया है, और ये बैठा हुआ था। और एक जो है हमारे बलूचिस्तान से, ये हर जगह जो है ना क्या करते हैं, एक ना एक बलूचिस्तान से अपना एजेंट ले जाते हैं, बिठा देते हैं,
ताकि लोगों को दिखाएं कि देखो हमारे साथ बलूचिस्तान भी है। वो जाम कमाल जो इनके आईएसआई के बहुत पुराने हैं, उनको उन्होंने बिठाया हुआ था। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है, डॉक्टर साहब, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम जो देसी लोग हैं, हम लोग तो शायद अक्सर इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये टॉयलेट पेपर जो है, ये टॉयलेट पेपर से ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। ये क्या करेंगे, ये दस्तखत करते रहे। हमने तो इनके कंपनी जो है ना, मैं तो यही अमेरिका में बैठा हूँ, मैंने फौरन ट्वीट कर दिया इनके सारे बड़े जो लोग हैं कि क्या कर रहे हैं, वेलकम टू बलूचिस्तान। हाँ, जी ठीक, जी बिल्कुल सही है। जी तूर साहब, आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा बलूचिस्तान से हटके सवाल है। नेपाल में क्या हो रहा है सर? ये एक पहले मैं चाहूंगा कि अगर मुमकिन हो तो ये ये वीडियो देखी जाए पहले। इसमें लोगों ने नेपाल की सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी और प्रेसिडेंशियल पैलेस को भी उन्होंने आग लगा दी। ये सर, ये इस वक्त नेपाल में ये अच्छा, हमारे एक और भी यंग स्कॉलर हैं इंडिया से, उमेश अग्रवाल जी। उनका ये मानना है कि ये रजीम चेंज अमेरिका करवा रहा है पूरे इस रीजन में। यस सर। हाँ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जी चाइना करवा रहा है। अब चाइना नहीं कैसे नहीं करवा रहा है? चाइना तो नहीं करवा मैं सकता, उनके बड़े अच्छे। मैं इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? ये क्या हो रहा है सर सर? बांग्लादेश, अब नेपाल, उससे पहले पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत का तख्ता पलट। सर मेरे जितने भी दोस्त हैं एस्पियोनाज वाले सेगमेंट में, तो बेसिकली मैंने उनसे बात की और देखिए सर, ये जो प्राइम मिनिस्टर ओली थे, तो ओली साहब का जो था, आप कहो लीनियंसी या फिर फेवरेटिज्म टुवर्ड्स चाइना ज्यादा था। और जिस तरीके से इन्होंने चाइना के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, डील साइन की थी, बिजनेसेस की थी, पैसा इतना आ रहा था चाइना से, करप्शन बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। करप्शन इतनी हद तक फैल चुकी थी कि जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं थे, और आधी से ज्यादा जो यंग जनरेशन है नेपाल की, एवरेज यूथ ऑफ नेपाल इज 25 ईयर्स ऑफ एज। तो आप देखेंगे कि ये नेपाली जो यंग जनरेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट थी, सोशल मीडिया को लेके ज्यादा इंडल्ज थी। क्यों? क्योंकि नौकरियां नहीं थी, जॉब क्रिएशंस नहीं थे। तो देखिए सर, वो इसी को मन में रखते हुए एक है बालेंद्र शाह। तो बालेंद्र शाह 2022 में मेयर बने काठमांडू के, और ये पेशे से रैपर हैं, गायक है, सिंगर है। तो जाहिर सी बात है कि जो इनकी फैन फॉलोइंग थी वो यूट्यूब और सोशल मीडिया में इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा थी। तो जिस तरीके से ओली सरकार को थ्रेट लग रहा था बालेंद्र शाह से, उन्होंने ये जो इंटरनेट की जो एप्लीकेशंस है, जो ज्यादातर अमेरिकन एप्लीकेशंस है, उन्हें बंद करने का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से वैसे ही अनएम्प्लॉयड यूथ थे, काम नहीं था, और सोशल मीडिया की वजह से ऑक्यूपाइड रहते थे, वो फिर सड़कों पे उतर आए और उन्होंने प्रोटेस्ट जारी किया। अब ये प्रोटेस्ट की वजह से एक फॉर्मर नेपाल प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जिंदा जला दिया गया और मार दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत बुरे तरीके से कपड़े फाड़ के उनके अंडरवेयर में लिटरली उन्हें सड़कों पे घसीटा गया, और जो बाकी के जो मिनिस्टर्स थे उनके घर जला दिए गए, और प्राइम मिनिस्टर ओली का जो
पर्सनल घर था, उसमें भी पूरी क्राउड आके उनके घर को तहस महस कर दिया और कुछ नहीं छोड़ा उनके घर में। तो देखिए नुकसान ये 24 घंटे में हुआ है। और सबसे बड़ी गलती जो ओली सरकार ने की वो थी कि उन्होंने अमेरिकन एप्स को तो बैन कर दिया, पर उन्होंने चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जब ये यूथ को पता लगा तो देखिए बालेंद्र शाह को उन्होंने, जो उनके फैंस थे, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया और उनकी जो फैंस थे उनमें ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स बनके ये प्रोटेस्ट को कोऑर्डिनेशन कब मिली, जब 48 घंटे के बाद जब सरकार ने आदेश वापस ले लिया कि ठीक है हम इंटरनेट सर्विसेज बहाल करते हैं, तो जब रात को इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर हुई तब इन स्टूडेंट्स ने और यंग जनरेशन और सोशल मीडिया वाले जो फैंस हैं इन्होंने कोऑर्डिनेशन की कि ये किस किस मिनिस्टर के घरों पे कौन कौन जाएगा, कौन कौन हमला करेगा, पार्लियामेंट को कौन जलाएगा, वहां पे कौन हमला करेगा। तो बेसिकली ये सरकार पे बैकफायर कर गया डिसीजन टू रिस्टोर द इंटरनेट। अगर ये हफ्ते बाद करते या 10 दिन बाद करते तो फिर भी इतनी नौबत नहीं आती, पर ये इमीडिएटली इतना ज्यादा हुआ और इसका फायदा किसने उठाया? यूएस का स्टूज और पपेट बालेंद्र शाह। अब मैं बताता हूं जो मेयर हाँ, है, जो मेयर है। अब क्या है कि अब आप कनेक्ट द डॉट्स। 31 अगस्त को अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर की डेड बॉडी ढाका में मिली। जब इस स्पेशल ऑपरेटिव ऑफिसर की डेड बॉडी ढाका में मिली, उसके कमरे से मैप्स, कुछ स्केचेस, कुछ रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट्स और एड्रेसेस, जो कि कॉक्स बाजार एक जगह है, सिलट जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर इलाका है सिलट, ये ऐजवाल वाली साइड है। ये मोस्ट प्रोबेबल इन्फिल्ट्रेशन रूट होगा जैसे मोहम्मद का, जो अभी बांग्लादेश में अपना सेटअप बना रहा है। तो पता चला कि ये स्पेशल ऑपरेटिव ऑफिसर सब वो जगह पे गया है जो कि जिहादियों के हॉटबेड हैं। तो सीसीटीवी में जब ट्रैक किया तो अब इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि होटल में 30 अगस्त को आया, 31 डेड बॉडी मिली। पोस्टमार्टम करने से अमेरिकन एम्बेसी ने मना कर दिया बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, और इसके कमरे से 2 बड़े बक्से मिले जिसपे मल्टीपल लैपटॉप भी मिले, बरामद हुए, और इस पे चुप्पी साधी हुई है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, नो कमेंट्स, और डेड बॉडी और सारा मटेरियल लेके वो ये ऑपरेटिव को वापस यूएसए ले गए हैं। और इसी अफसर को 2027 में रिटायर होना था, जिसका नाम टेरेंस करके था, टेरेंस। और ये काफी सीनियर अफसर था, 50 साल की उम्र थी, कंपेरेटिवली अ सीनियर ऑफिसर और इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर ऑफ द स्पेशल फोर्सेस। और देखें बांग्लादेश में भी तख्ता पलट मोस्ट प्रोबेबली यूएसए ने कराया है। क्यों? क्योंकि वहां पे शेख हसीना की गवर्नमेंट ने चिटागोंग को मना कर दिया था यूएस नेवल बेस के तौर पे। तो ये उसके बाद ये चाइना का स्ट्रॉन्ग होल्ड था नेपाल, इसको भी अमेरिकन डीप स्टेट ने अब टेक ओवर कर लिया है, किसे? बालेंद्र शाह को लेके। तो अब इंडिया को फायदा तभी होगा अगर मोनार्की स्टैब्लिश हो, अगर किंग ज्ञानेंद्र शाह को चुना जाए तो किंग काफी बैलेंस्ड है, वो करप्शन के खिलाफ है, और उसने फरवरी 2025 में एक स्पीच दी थी जिसमें करप्शन को पॉइंट आउट किया था, जिसमें पॉइंट आउट किया था कि चाइना को इतने कॉन्ट्रैक्ट्स मत दीजिए, श्रीलंका जैसा हाल होगा। तो अब आप देखें पाकिस्तान की सरकार गिर गई है क्योंकि आसिफ मुनीर अब फील्ड मार्शल के तौर पे ही हैज टेकन ओवर अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री कू। फिर बांग्लादेश में हो गया, अब नेपाल में हो गया, और सबसे चौंकाने वाली बात, ये इंडिया में 2024 में ट्राई किया गया था, जब अमेरिकन डीप स्टेट के सारे ऑपरेटिव्स
जो एम्बेसी में पोस्टेड है वो पीडीपी एनसीपी और ऑपोजिशन की जो स्ट्रांग होल्ड है उनके लीडर्स को मिलने गए जस्ट बिफोर द 2024 इलेक्शंस। तो ये अमेरिकन डीप स्टेट का ये टारगेट था कि बीजेपी को हराए, और जो हमने टारगेट तय किया था बीजेपी ने 400 पार, उसका अमेरिकन डीप स्टेट का विक्टिम 400 पार वाला थियोरी बनी। एवरीबॉडी वाज श्योर कि 400 से ऊपर सीटें आएंगी प्योर मेजोरिटी, और वो नहीं हो सका। और आप सोचे कि जिस तरीके से फार्मर प्रोटेस्ट हुए, खालिस्तानियों को फॉरेन से जो फंडिंग दे रही थी अमेरिकन डीप स्टेट, वो फार्मर प्रोटेस्ट में लगाए गए। जिस तरीके से लाल किले पे इन्वेजन हुआ, इस पे आते हैं मैं जरा इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड विद अमेरिकन डीप स्टेट एंड अमेरिकन इंटरफेरेंस। ऑफ कोर्स मैं अमर मस्ती खान साहब से ये पूछना चाहता हूं कि जो कल स्ट्राइक हुई सर है, एक और चीज, जी बलूचिस्तान में भी आसिफ मुनीर ने यूएसए को इनवाइट किया है कि आप बलूचिस्तान में आए और यहाँ के रेयर अर्थ मेटल्स को की माइनिंग शुरू करें। जी तो आप सोचे कि हर जगह अमेरिकन अपना गढ़ बनाना चाहते ताकि चीन को सराउंड करें। साउथ कोरिया, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर पाकिस्तान, ये एक पूरा एक सर्कल बन जाता जिसपे ये चीन को घेर लेते। पर अब देखिए पाकिस्तान में कामयाब हो गया यूएसए, बांग्लादेश में वो कामयाब हो गया यूएसए क्योंकि यूनिस इज प्रो यूएसए, और फिर अभी नेपाल में अगर ये बालेंद्र शाह आ गया तो ये भी प्रो यूएसए। तो देखिए चाइना और इंडिया को दिक्कत रहेगी अनटिल अनलेस नेपाल में उनके ज्ञानेंद्र शाह राजा अगर नहीं आते हैं, इट विल रिमेन अ प्रॉब्लम। देखिए ना, जब जाहिर है कि अगर इंडिया और चाइना होश के नाखून नहीं लेते और इंडिया और चाइना रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को तेज नहीं करते और बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हल नहीं करते, तो वो इन दोनों की लड़ाई का फायदा तो अमेरिका उठाएगा। अपना अहमद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो अपना बलूचिस्तान में अमेरिकन आ रहे हैं और उधर ईरान के साथ भी अमेरिकन मेरा ख्याल है कि चाह रहे हैं कि अब अगली सरकार जो है वो ईरान की गिराई जाए, तो उसके बलूचिस्तान एक रियासत के तौर पर मैं बात करता हूँ बलूचिस्तान की, मैं उसको पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर उसकी बात कभी भी नहीं करता। बलूचिस्तान के ऊपर इन तब्दीलियों के क्या असरात हो सकते हैं आपके ख्याल में? जी देखिए डॉक्टर साहब, मुझे तो ये जो नेपाल में हो गया इस पे मुझे खासा सदमा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैं इन पंजाबियों को जलील कर रहा था, इन जिहादियों को कि आप किस किस्म के हैं, कि इंडिया को आप देख लें, इंडिया जो है उसमें 966 मिलियन हिंदूज हैं जी, नेपाल के अंदर 24 मिलियन हिंदू हैं। तो इंडिया ने तो जाके नेपाल पे कभी कब्जा नहीं कर लिया कि भाई आप भी हिंदू हम भी हिंदू, जी बिल्कुल, मैंने राम सुना, राम जपना पराया माल अपना, जी ये मैंने तो सुना। उन्होंने नहीं किया। आप जिहादी जो है कलमा पढ़ के आके हमारे घरों में घुस जाते हैं और कहते हैं आपने कलमा पढ़ा हुआ है तो ये आपका सारा चीज हमारा है। ये कौन सा है? हमें तो भाई मजबूर कर रहे हैं कि शायद हम कलमा पढ़ना भी छोड़ दे। ये जो जिहादी पंजाबी हैं, ये तो हमें इस जगह पे पहुंचा रहे हैं कि शायद हम कलमा पढ़ना भी छोड़ दे। ये इतने जलील किस्म के लोग हैं, अल्लाह अकबर करके दूसरे लोगों की खाम खाम में मासूमों को मारते हैं। पता नहीं है कहाँ के, ये किस किस्म के, ये जो जानवरों के साथ हमारा ये राब्ता हो गया है। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखें जी मुझे थोड़ी सी हैरत होती है और मुझे थोड़ा अपने हिंदुस्तान के भाइयों से और बहनों से शिकवा भी है कि भाई आप जो हैं, अगर ये बलूचिस्तान जो है इसमें इनका हेरिटेज है, कनेक्शन है, जैसे आपको पता है हिंगलाज माता है, और वो जो है उन्होंने कहते हैं कि भाई चीन आ गया है, अमेरिका आ गया है। अब नेपाल के लिए कह रहे हैं कि भाई चीन और अमेरिका का मामला है, बांग्लादेश में भी चीन और अमेरिका। भाई आप जो है क्यों अपने आप को असर्ट नहीं कर रहे हैं? मुझे इस बात पे समरतूल साहब, ये आपने इसका जवाब देना है अभी, ये बात अपनी मुकम्मल कर लें। जी 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 हाँ, ये क्यों असर्ट नहीं कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। दूसरी जो आपने बात की, देखें मैं
अब बेशक चाइना ने जो है ये फौजियों ने, मैं इनसे इंडिया की हुकूमत से अपील करता हूं किसी तरीके से इन पंजाबी जिहादियों को आइसोलेट करें। और जैसे आपने अर्ज किया, आपने कहा, मैं भी अर्ज करता हूं कि भाई भारत और चाइना को अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। अगर उनको ये पंजाबी जिहादियों को निमटना है, अब भारत के लोगों को आराम से नींद की सुकून सोना है, हम बलूचों को आज़ाद होना है, उसके लिए इन दोनों एशियाई कुव्वत को आपस में अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। इनको जो है मिलिट्री टीम, इनका जो है पॉलिटिकल टीम, इनका कल्चरल टीम, एक दूसरे से बिल्कुल इनको बात करना होगा, क्योंकि जब तक ये आपस में लड़ते रहेंगे, ये गोरे जो है, आप देख रहे हैं इस आप वक्त चाइना और इंडिया की बात कर रहे हैं, चाइना और इंडिया की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये गोरे जो है उसका फायदा उठाते रहेंगे जब तक चाइना और इंडिया आपस में जो है कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे। ये जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, देख लें, डॉक्टर साहब आप भी रहते हैं वेस्ट में, मैं भी रहता हूँ, हमें पता है कि व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं। इनके जहन में जो है हम लोग कमतर हैं, हम लोग इनके जहन में जो है, चाहे हम हिंदू हों, चाहे हम मुसलमान हों या जो भी हों, इनके लिए हम जो है कम लोग हैं और ये बड़े लोग हैं। तो इनको अपने इलाकों से कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत लाजमी है। तो मैं तो चाइना के जो एम्बेसडर दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो अक्सर जो है ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस की बात करते हैं। तो मेरा उनसे गुजारिश है, भाई ये डांस बहुत अच्छी बात है, हम भी इस पे ताली बजाना चाहते हैं, लेकिन आप फिर इन जिहादी कुत्तों को क्यों पालते हैं? ये बिल्कुल सही जिहादी बात। कुत्ते जो पंजाबी हैं, इनको हम्म, आप क्यों बोटियां फेंक रहे हैं? इनको वाह। बंद करें। चाइना के ये क्या, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कोई मजाक है क्या? इनकी पॉलिट ब्यूरो क्या कर रही है? मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप कम्युनिस्ट हैं और आप कहते हैं कि हम लोगों की जो है कौमी आज़ादी के तहरीकों पे यकीन रखते हैं, तो हम्म, आप क्यों हमारे डॉक्टर अल्लाह नजर से बात नहीं कर रहे हैं? हम्म, आप क्यों बशीर ज़ेब से बात नहीं कर रहे हैं? आपने क्यों आसिम मुनीर को पाला हुआ है? भाई क्या मजाक है, क्या है? फिर आप में और अमेरिका में फर्क क्या रह गया? मैं देखें, मुझे उम्मीद है कि चाइना के बहुत सारे लोग उर्दू समझते होंगे, बिल्कुल। वो शायद सुन भी रहे होंगे इस टाइम पे। तो आप क्या कर रहे हैं भैया? हमारे साथ बैठे, हमारे भारतीय भाइयों के साथ बैठे, और भारत के तो लोगों से मेरा गिला ये है, देखें ये पंजाबी रोते हैं ना, कुलभूषण यादव, कुलभूषण यादव, कुलभूषण यादव। मेरा तो ये कहना है कि भाई इतना बड़ा मुल्क, फ्रांस साइज, उसमें सिर्फ भारत ने एक कुलभूषण यादव भेजा, उनको तो 1000 कुलभूषण यादव भेजना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात आपने जो की है वो ये है कि जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट्स हैं उन्होंने हमेशा हमें आपस में लड़वा के तो बीच में आके तो वो जज बन के बैठ गए हैं, फैसला करने वाले बन के बैठ गए हैं। अगर हम देखें तो भारत का जो इतिहास है, जो मुगलिया दौर का आखिरी जो अशरा था, उसमें भी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही किया कि एक महाराजा को दूसरे महाराजा के खिलाफ, या एक ही महाराजा अगर अंग्रेजों के खिलाफ है तो उसके भाई को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके या उसके बेटे को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके तो आपस में लड़वा लड़वा के तो आहिस्ता आहिस्ता वो टेरिटोरियल गेन्स हासिल करते चले गए। तो पहले तो जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, पहले तो मैं समर साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले तो इस बात का जवाब दें जो अहमद साहब ने गिला किया है कि भई हिंदुस्तान क्यों कुछ नहीं करता? जब अमेरिका आपके दरवाज़े पे आके रेजीम्स चेंज कर रहा है, ढिठाई के साथ कर रहा है। अब नेपाल में भी कर दी, बांग्लादेश में कर दी, पाकिस्तान में कर दी। तो भारत क्यों अपने आप को इस रीजन में उस तरह से असर्ट नहीं कर पा रहा? जी। सर देखें, वी मस्ट अंडरस्टैंड डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बलूचिस्तान है वो चाइना का एक इन्वेस्टमेंट गोल है, और अगर इंडिया ओपनली बलूचिस्तान को सपोर्ट में आता है, मींस हम इनडायरेक्टली चाइना को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके खिलाफ हैं। तो देखिए, जिस तरीके से इंडिया और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे बलूच भाई बहनों के बारे में लाल किले से एड्रेस किया,
यूनाइटेड नेशंस में लगातार एड्रेस कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे, इवेंट्स पे हम होर्डिंग्स को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी हायर कर रहे हैं ताकि बलूचिस्तान के बच्चे और एडल्ट्स की डिसअपेरेंसेस, ह्यूमन राइट वायोलेशंस, लेडीज के साथ रेप और जो बदसलूकियां और अत्याचार हो रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लेकिन सिलेक्टिव वो तो देखें जी, वो तो हम अपने यूट्यूब चैनल से भी कर रहे हैं। वो तो बलोच जो है वो यूनाइटेड नेशंस में खुद प्रेजेंट करते हैं, साल में 3 सर दफा उनके देखे। सेशन होते हैं। सुन लेना मेरी बात, सुन हाँ ले जी बात, सर। वो तो वहां कर रहे हैं। ये जो कुछ आप कह रहे हैं ना कि इंडिया कर रहा है, वो हमने तो अभी तक कोई ऐसा बहुत बड़ा न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं पढ़ा जो इंडिया की तरफ से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आई हो, या इंडियन राइटर्स ने कोई इसके ऊपर ऐसा आर्टिकल लिखा हो जो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आया हो या उनके ओपीईडी पे आया हो। वो नहीं आएगा लेकिन सर, बिकॉज लेकिन सुन ये। लेना, हाँ बात जी। सुन ले, पहले बात सुन ले, कोई बात नहीं, टाइम आपको पूरा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सवाल जो है उसको एक दायरे में रखा जाए ताकि सवाल से इधर उधर ना हो। यहाँ बात डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस की तो हो ही नहीं रही ना। ये जो बांग्लादेश में अमेरिका ने किया, ये कोई डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस है? नेपाल में कोई डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस है? ये तो डायरेक्ट जो है अमेरिकन फंडेड, मतलब है कि पॉपुलर कूज करवाए गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो आप बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी बहुत सारी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द बलोच देमसेल्व्स कर रहे हैं। अभी 26 सितंबर को जो है वो न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जब यूएन के सारे लोग आएंगे वहां पे बलोच कर रहे हैं प्रोटेस्ट। इसी तरह से 27 तारीख को न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी जो है वो कॉन्फ्रेंस हो रही है बलोचों की। तो ये नहीं है कि लोगों को या दुनिया को पता नहीं है, हम ये बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया जो है वो दुनिया को बताए। हम ये बात कर रहे हैं, जो सवाल है मेरे ख्याल में, अगर मैं सही समझाऊं, अहमद साहब का सवाल ये है कि इंडिया डायरेक्टली क्यों नहीं बलूचिस्तान का मसला उठाता। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट इन एग्जाइल है तो उसका दफ्तर क्यों नहीं खोलते वहां पे? जो नॉन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है ना, जैसे बीएनएम है, बलोच नेशनल मूवमेंट है, और पीपल्स कांग्रेस है, बेशुमार पार्टियां हैं, उनके दफातर क्यों नहीं खोले जाते दिल्ली में? मतलब है दिल्ली का सिर्फ लाल किले से बोल देना, वो भी 2014 में गालबन या 16 में, वो काफी नहीं है। उसके बाद तो मुकम्मल खामोशी है। उसके बाद तो मोदी जी ने कभी भी लाल किले से ना पीओजे की बात की है, ना बलूचिस्तान की बात की है, ना गिलगित बल्तिस्तान की बात की है। हाँ, उन्होंने ये जरूर किया उस वक्त कि दूरदर्शन टीवी पे उन्होंने कहा मौसम के हालात बताने शुरू करो मुजफ्फराबाद के और गिलगित के। ये उन्होंने किया, जिसका हमें क्या फायदा है? मौसम के हालात से इंडिया के जो नागरिक है उनको क्या दिलचस्पी है कि मुजफ्फराबाद में आज कितनी गर्मी हुई है या कितनी ठंड हुई है? जी सर पहली चीज तो देखें, अगर हम ओपनली सपोर्ट में आ जाते हैं तो देखिए जिस तरीके से अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है ना, तो ये हमारे पे बैकफायर कर जाएगा। क्योंकि अच्छा, चले वो बैकफायर कर जाएगा तो महारांग बलोच को क्यों नहीं ओपनली सपोर्ट करते? पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन क्यों नहीं? डॉक्टर बीवाईसी वाले तो बैन नहीं है ना, वो असला उठाया है ना, वो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं। वो तो एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। सर एस्पियोनाज बैकग्राउंड के प्रोफेशनल्स मेरे काफी फ्रेंड हैं। अब कई बातें हम ओपनली नहीं बता सकते। अब इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि कुलभूषण यादव जी को ईरान से किडनैप करा के पाकिस्तान के बॉर्डर पे लाके डील कराई गई। दैट वॉज रॉन्ग। अब आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू डेप्थ ऑफ डिटेल्स एज टू वॉट इज हैपनिंग, पर मैं इतना जरूर दावे से कह सकता हूं, अफगानी भाई और जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान रेवोल्यूशनरी आर्मी, ये जितने भी फोर्सेस हैं, इनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही है। नहीं, वो कोऑर्डिनेशन की हम बात ही नहीं कर रहे सर। आप देखें ना, आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक है कि क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस और जनाब असला पहुंचाओ इनको कैसे और लॉजिक, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम इंटरनेशनल फोरम के हवाले से ये बात कर रहे हैं
कि भारत जो है, सवाल अहमद साहब का जो है वो इस चीज से ताल्लुक रखता है कि भारत ओपनली इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठा रहा। मैं चाहूंगा अहमद साहब आप इसके ऊपर थोड़ी सर मजीद रोशनी देखिए डालें। मैं देखिए एक या मैं तो यहाँ पे एक अहमद जी एक सेकंड, अहमद जी मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए आपका कोई ना कोई डेलीगेशन कोई इंडियन एम्बेसी में गया है कभी, है फॉर्मल डेलीगेशन? बिल्कुल गए, इंडियन एम्बेसी में भी गए, दिल्ली में भी आए हैं, कई दफा हाँ आए। हाँ, तो सर देखिए आपको एक कलेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी कवर्ड बाय ऑल द मेजर इंटरनेशनल मीडिया, जिसमें बलूचिस्तान की कमिटी ओपनली डिक्लेयर करे कि वी वांट टू बी विद इंडिया। सर नहीं, देखिए, they don't want to be with India, sir. They नहीं want वी वांट इंडिया सपोर्ट, आई एम नॉट सेइंग यू वांट टू बी विद इंडिया, मतलब यू वांट इंडिया सपोर्ट। तो देखिए सर, आपको ओपनली फ्रंट में आना पड़ेगा इन अ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड मैनर एज अ ठीक, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब ठीक है। रैंडमली आप अच्छा, 1000 लोगों को भी बोल मैं दो, वो समझ गया बोलेंगे। आपकी बात। हाँ, तो हाँ, आपको अब एक अहमद कमिटी। साहब से ले लेते हैं ना, इसका जवाब अहमद साहब से ले लेते हैं। ये ही इज ये बलोच। ये देखें मैं एक अर्ज करूंगा ना, मैं एक यहाँ पे अर्ज करूंगा कि मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान का ही बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो हूँ यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया जो है बांग्लादेश को पीछे हट जाता है, नेपाल से पीछे हट जाता है, हर जगह से जो है वो पीछे हटता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और आप देखें पाकिस्तानी जलादी जिहादी पंजाबी फौज, उनके लोग हमेशा ही, और उसके साथ साथ में जितने भी पंजाबी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके सब कश्मीर कश्मीर कश्मीर, अपने पार्लियामेंट से, अपने ऐवान सदर से, अपने ऐवान वजीर आजम से, मदरसे और मस्जिदों को तो आप छोड़ दें, वहां तो हर हफ्ते ही कश्मीर कश्मीर, और ये जो जिहाद और जिहाद करेंगे, इंडिया के खिलाफ जिहाद करेंगे, ये सारा कुछ ये ऑफिशियली कहते हैं ना जी, ऑफिशियली आसिम बिल्कुल, मुनीर बिल्कुल। कहता है मेरा ना। मेरा आज स्टेटमेंट भी पब्लिश हुआ है इंडिया में, जिसमें मैंने कहा है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर ओपनली कहता है कि हम इंडिया के खिलाफ जिहाद करेंगे। तो ओपनली आप कह रहे देखें हैं। ना, यो कहते हैं ना ओपनली। हाँ, भाई आपके पार्लियामेंटेरियंस को इंडिया के, और चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो दूसरे पार्टियों में हो, देखो हम आपके पार्टियों के कोई इंडिया के अंदरूनी मामलात में हम कोई नहीं कह सकते हैं कि कौन सा कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन हम ये उनसे जरूर अपील करते हैं कि भाई इन मामलात पे सब एक पेज पे आ जाएं। बलूचिस्तान के आज़ादी के ऊपर, पाकिस्तान के तरफ से टेररिज्म के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर तो कम से कम एक दूसरे के साथ वो जो स्कोरिंग पॉइंट ना करें कि भाई मैं आपको जो हूँ आपसे आगे हूँ या आपको नीचे दिखाऊं, ऐसे चीज़ ना करें। देखें जैसे मैं अर्ज कर रहा था, जब ये जो कश्मीर की बात आती है, ये सारे पंजाबी जिहादी, यहाँ तक कि ना सिर्फ जिहादी बल्कि ये जो लिबरल हैं मुझे वो तो भी हंसी अच्छा है, आती है। बिल्कुल पंजाबी लिबरल या भी। हाँ, पंजाबी लिबरल भी, कश्मीर भैया आपके बाप का है, कश्मीर आपके दादा का है, ये कैसे भाई? अहमद साहब, ये एमडी खान साहब अपना माइक बंद कर लें प्लीज। देखें अहमद साहब, वो ये कह रहे हैं कि आप एक पूरा तमाम जो लोग हैं पार्टी के, वो इकट्ठे हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें कहें कि इंडिया हमारी मदद करे, तो फिर शायद इंडिया कुछ कर सकता है। इसका क्या जवाब है आपके पास? मैं आपसे अर्ज करूं, देखें जब नवाब साहब का कत्ल हुआ था, नवाब अकबर खान बुगटी का, तो मैंने उस टाइम पे मुझे क्या समझ आ रहा था कि इंडिया में किससे बात करूं, कैसे बात करूं। मैंने एल के आडवाणी साहब को, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, शायद उस टाइम वो कुछ ओहदे पे थे या नहीं थे, मैंने उनको फ़ोन किया और वो बहुत मेहरबान थे। जब मैंने उनको अपने कराची का बैकग्राउंड बताया उनके सेक्रेटरी को, तो उन्होंने खुद से फ़ोन का जवाब दिया, तो वो बात वहीं के वहीं रह गई। उसके बाद जो है आपने देखा 10 साल बाद नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले से बात की थे बलूचिस्तान के लिए, उस टाइम पे बलोचों में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई थी। मैं आपसे एक बात बताऊं डॉक्टर साहब,
देखिए मोदी साहब उस वक्त सिंसियर थे, मुझे यकीन है वो सिंसियर थे, लेकिन इनके जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में इंडिया के ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये जो यूनाइटेड किंगडम अमेरिका से पढ़े आए हुए हैं ना, जो अंग्रेजी ऐसे मुंह बना के बात करते हैं अंग्रेजों के तरह, वही जो है वो भी मिसगाइड कर जाते हैं कि नहीं नहीं मोदी जी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल मुल्क है, इस आर्टिफिशियल मुल्क को तोड़ने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। कोई चीज जो जेन्युइन होता है ना, इंडिया को तोड़ना में मुश्किल है क्योंकि वो एक जेन्युइन मुल्क है, लेकिन ये पाकिस्तान जो अंग्रेज का बनाया हुआ है, इसको तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है कि जितना कि हमारे लोग समझते हैं। देखिए ना, पाकिस्तान में हर शख्स पाकिस्तान के खिलाफ है, हर शख्स पाकिस्तान के खिलाफ है। कोई मुल्क मुझे बताएं दुनिया का जहां पे सिंधी भी पाकिस्तान के खिलाफ है, बलोच भी, पश्तून भी, कश्मीरी भी, जमवाल भी, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी। मतलब है कि ये अजीब तमाशा है। और फिर सर प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं सर? प्रोटेस्ट इसको कायम रखा जा रहा है ना, जो प्रोटेस्ट करे उसे जेल में डाल रहे। तो ये चीज अमेरिका को भी तो दिख रही है। अमेरिका सबसे मेन एलाई है पाकिस्तान का। अब आप बताएं, देखिए सर सीधी सी बात है, हम तेजाब के अंदर हाथ नहीं डालना चाहते, उसमें वैसी हालात खत्म है। और जिस मुल्क में हालात इतने बद से बदतर हैं, जहां पे फ्लड आया हुआ है, वो अमेरिकन को गुहार लगा रहे हैं कि हमें एड दे दो। मैं तो हैरान हूं कि इन्हें और कोई मुल्क नहीं मिला पूरे पूरे जग में सिवाय अमेरिका के, कि अमेरिका फ्लड रिलीफ का आइटम देगा। मतलब ये नौबत आ गई। मुझे हंसी आ रही थी कि खान साहब भी आ गए हैं, उनके पास टाइम नहीं है एंडी खान साहब के पास। तो एंडी खान साहब जरा चलते हैं नेपाल को लेकर। अच्छा मैं जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपके बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंडी खान साहब अपना माइक प्लीज अनम्यूट कर लें। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये सारे सुनने वालों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब मैं सुबह से आपको सुन रहा हूँ और आप हर चीज के अंदर अमेरिका का कसूर ढूंढने पे लगे हुए हैं। एक मिनट भाई, ब्रेक तो लगाओ आप तो। सर तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, आपकी तबीयत का बताएं पहले कि कैसी है, सब ये मेरी तबीयत बेहतर हो रही है, आई एम गेटिंग बेटर। 3-4 दिन में आई विल बी आउट ऑफ द वुड्स, नॉट अ बिग डील। मगर मैं सुबह से देख डॉक्टर साहब, आप हर चीज में जो हुकूमत गिरती है उसमें आप अमेरिका का कसूर तलाश करना शुरू कर देते हैं। जी जी जी। जापान और फ्रांस के बारे में तो मतलब वो एक अलग स्टोरी हो सकती है, बट नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिकन हैड नथिंग टू डू विद दैट। ये आपको अमेरिका दिख रहा है मगर अमेरिका है नहीं। अमेरिका है सर। बीआरआई का प्रोजेक्ट किसका है? चाइना। इसमें इसके अंदर तेजी क्यों आ गई? ये सारी हुकूमतें जाने के बाद इन सारे मुल्कों से मुज़ाकरात हो रहे थे कि बीआरआई के प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ, बीआरआई के प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ, और उसके बाद इनकी हुकूमतें गिरनी शुरू हो गई। हम क्यों ये भूल जाते हैं कि हसीना वाजिद जो है वो $5 अरब मांगने गई थी उससे 2 हफ्ते पहले ही चाइना, जब उनकी हुकूमत गई है उससे 2 हफ्ते पहले वो जाके $5 अरब मांग रही थी चाइना में। तो अमेरिका को दिक्कत हो गई ना सर। सर प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा ना समरदूर साहब आप भी गलत बयानी करते हैं। थोड़ा सा सच बोलना सीखें सर, थोड़ा सा सच बोलना सीखें। 1962 की वॉर किसके कहने के ऊपर की थी आपने? किसने पिन किया था? थे तो आप भी अमेरिकन कैंप के अंदर ना सर, जो आप चाइना के ऊपर चढ़ गए थे। ये अपनी मर्जी से तो नहीं आप चढ़ गए थे, आपको कहा गया था ना, कहीं से सपोर्ट आई थी कि आप चढ़ जाओ, हम आपके साथ हैं। सर कुछ गलत डिसीजन भी लिए जाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा। हाँ तो बस वो फिर वो गलत डिसीजन जो है वो आपको पता है ना कि इंडिया और पाकिस्तान को बनाने वाला ही अमेरिका है। मैं तो बरमला कई दफा इस बात को कह चुका हूं कि जरा 1945 से लेकर 43 से लेकर 46 तक जो अमेरिकी वजीर खारजा था उसके दौरे चेक कीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद बरतानिया के कितने किए, और उसके जो लीक वायर है वो भी पढ़िए जरा कि वो करना क्या चाहते थे। ये तो बाय डिजाइन किया गया। तो जिस मुल्क ने पाकिस्तान को बनाया उस मुल्क से जाके आप अपील करेंगे कि पाकिस्तान को तोड़ दो, वो तोड़ देंगे? सर बनाया उन्होंने, वो क्यों तोड़ेंगे?
मैं आपको बार बार यही तो कहता हूं कि दुनिया में 5 सुपर पावर में से 3 का किसी भी चीज के ऊपर राजी होना जरूरी है। जब तक 3 एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आते, कोई काम नहीं होता। और मैं आपको 3 से ज्यादा गिनवा देता हूं जो इस वक्त पाकिस्तान को तोड़ने के हक में नहीं है। चाइना पाकिस्तान को तोड़ने के हक में नहीं है, अमेरिका पाकिस्तान को तोड़ने के हक में नहीं है, बर्तानिया पाकिस्तान को तोड़ने के हक में नहीं है, और इंडिया चाइना भी की वजह से रशिया भी पाकिस्तान को तोड़ने के हक में नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि इंडिया भी पाकिस्तान को तोड़ने के हक में नहीं है। सर हम नहीं भी सर, वो तोड़ने भी के नहीं हक है। में नहीं है सर। क्योंकि एक चीज याद रखिए, मैं देखें, ये कुछ ऐसे टैबूज होते हैं जिनके ऊपर कभी मीडिया के ऊपर बात नहीं होती। इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है, स्पिल ओवर। यस, आप और मैं और जो बाकी की आवाम है ना, वो उसे रेफ्यूजी क्राइसिस कहती है, हम इसे स्पिल ओवर कहते हैं। इस स्पिल ओवर को बर्दाश्त कौन करेगा? कौन करेगा? तो ये नेपाल में जो हुआ है, ये क्या हुआ है अचानक? और अब अगर पाकिस्तान टूटता है, डॉक्टर साहब, जी, जी। टेक्निकली इसे देखिएगा, अब अगर पाकिस्तान टूटता है तो ग्रेटर पंजाब की भी एक मूवमेंट है ना, ये जो इतना कर्जा दुनिया से लिया हुआ, इसको कौन ओन करेगा? कौन ओन करेगा इसे? ग्रेटर पंजाब वाले तो नहीं लेंगे, उन्होंने तो साफ हाथ खड़े किए हुए कि हम नहीं लेते। तो फिर ये बराबर कोई बराबर नहीं चारों लेगा। में बटेगा तो ये मकरूज ही रहेंगे। वो 71 वाली कहानी अलग थी कि जब हाईली इंडेप्ट कंट्री का टाइटल लेके पाकिस्तान ने अपने आप को समहाउ पुल्ड आउट ऑफ दैट सिचुएशन। अब वो नहीं होने लगा। जब उन्होंने बांग्लादेश को कहा था कि जय जी, कर्जा भी आप हमारे पल्ले डालें, हम लेके जाते हैं सारा अपने साथ। वो आज इमदाद की बातें करते हैं ना कि जी इतने पैसे आए थे, वो हमें दे दें। वो पाकिस्तान के पास बहुत बम है, दे देगा, 4-6 बम मिसाइल दे देगा उनको, हो जाएगा कर्जा पूरा उनका, उनके हिस्से के पैसे मिल जाएंगे उनको। मगर वो कर्जा भी तो पाकिस्तान ने अपने सर लिया था ना। तो बांग्लादेश आज वो जरा आधा कर्जा भी वापस ले ले, अपने सर डाल ले। नहीं तो जो डॉक्टर साहब, नेपाल ये में जो हुआ है, अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरा रीजन है ना, अब मैं आपको इसकी एक अलग तस्वीर खींच के दिखाता हूँ। इसको जरा हजम करने की कोशिश कीजिएगा। ये बेसिकली 62 से इसको ऑनवर्ड्स आप लीजिए, इंडिया अमेरिकन कैंप के अंदर रहा है। इंडिया अमेरिका के साथ तीयें बढ़ाता रहा है, और मोदी साहब के दौर के अंदर कुछ जरूरत ज्यादा बढ़ी है, इसलिए अब इंडियन इन्फ्लुएंस को खत्म किया जा रहा है। म्यांमार में इंडियन इन्फ्लुएंस था, बाहर निकाल दिया गया। ये चाइना निकाल रहा है। ये वो जो मैं आपको थ्योरी देता हूं ना कि वन पावर इज गोइंग डाउन एंड वन पावर इज कमिंग अप, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आज नेपाल से, उससे पहले बांग्लादेश से, मतलब ये श्रीलंका से, हर जगह से इंडियन इन्फ्लुएंस को खत्म कर रहे हैं। वो इंडिया को आइसोलेट कर रहे हैं, अमेरिकन एलाय को, जो क्वाड के अंदर एलाय है। अब मैं आपको कहता हूं ना कि क्वाड में जाना गलती थी, अब आपको वो गलती समझ में आनी चाहिए कि अब उस गलती की सजा मिल रही है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, and this is what happens when empires fall and empires rise. It's always been the case. ये दुनिया जो है, इसका एक बड़ा आसान मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास ताकत होती है वो फिर दुनिया चलाता है और अपने हिसाब से चलाता है। तो आज जिनके हाथ में ताकत आ रही है, वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं और दूसरों का कम कर रहे हैं। तो नेपाल में जो हुआ है, इसके पीछे भी चीन का हाथ है। बिल्कुल, इसके पीछे चीन का हाथ है, 100% चीन का हाथ है। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये 3 अरे मुल्क, नहीं सर, ओली चाइना का प्रो था। ये टूर साहब की बात सुन लेते हैं अब। आपकी तो सुन ली है सारी बात। सर जो ओली, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल हैं, ही वाज वेरी क्लोज टू चाइना। चाइना के साथ उसकी बहुत अच्छी बनती थी। वो चाइना के साथ ट्रेड ओपन कर चुका था। उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साइन किए हुए हैं कि जो राजा ज्ञानेंद्र शाह है, द किंग ऑफ नेपाल, उसने इस साल फरवरी में स्पीच दी जिसपे बोला कि करप्शन ने बेड़ा गर्क कर दिया है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा चाइना से आ रहा है। दूसरा, इतने प्रोजेक्ट चाइना को दे दिए कि कहते कि चाइनीज लेबर को यहां पे काम मिल रहा है, नेपाली लेबर और नेपाली सिटीजन को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो ही हैड गिवन वार्निंग्स
उससे तूर स्पीचेस साहब, दी थी। ताल्लुकात तो हसीना वाजिद के भी बहुत अच्छे थे। नहीं नहीं सर, सर शेख हसीना वॉज नॉट प्रो चाइना, शी वॉज वेरी बैलेंस्ड। बांग्लादेश डिड नॉट फॉल फॉर द डेट ट्रैप। प्रॉब्लम बांग्लादेश में तब आई सर, देखिए अमेरिकन डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी। बल्कि ये जो विजेंद्र शाह है, ये पिछले साल इसकी फोटोग्राफ्स है, ये यूएसए विजिट्स पे गया है। ही हैज बीन एंटरटेन्ड बाय पावरफुल पॉलिटिशियंस। काठमांडू के मेयर को क्या लेना देना इतने सीनियर ऑफिशियल से मिलने के लिए? वो तो अपना काठमांडू में बैठ के काम करे ना। एंड ही इज अ रैपर, ही वॉज ऑलरेडी फेमस इन सोशल मीडिया। तो मैं वही बता रहा हूं सर कि इट इज अमेरिकन डीप स्टेट, एंड अमेरिकन डीप स्टेट ने ये जो कंट्रोल्ड केओस हुआ है, अब ये बैकफायर कैसे किया? ही बैंड ओनली अमेरिकन एप्स, ही बैंड ओनली एप्स विच आर रिलेटेड टू द वेस्ट। सारी चाइनीज एप्लीकेशन चल रही थी। तो अमेरिकन एप्स कौन सी हैं? व्हाट्सएप, फिर टेलीग्राम हो गया काफी हद तक, और जितनी भी कम्युनिकेशन वाली एप्स है, सिग्नल हो गया। तो उनके पास कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं बचा। अब नेपाल गवर्नमेंट ने ब्लंडर कब किया? उन्होंने 2 दिन तो ये इंटरनेट बंद रखा, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और प्रोटेस्ट को काम डाउन करने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि हम ऑन कर रहे हैं इंटरनेट, एंड दैट बैकफायर्ड। वो जब ऑन किया, उन्होंने सारे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स पे ग्रुप्स बनाए, कोऑर्डिनेशन की, और सारी की सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और फॉर्मर मिनिस्टर्स, बल्कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल की वाइफ को जिंदा जला दिया आज। दैट कोऑर्डिनेशन दैट दे डिड। और इन्होंने की लोकेशंस पे जाके चक्के जाम किए, ऑयल के टैंकर जला दिए, टायर जला दिए, और पूरा नेपाल ऑन होल्ड कर दिया। और ये कौन फ्यूल कर रहा है? ये विजेंद्र शाह कर रहा है, क्योंकि उसे फंडिंग आ रही है यूएसए से। वाई? टू काउंटर द प्रो चाइना स्टांस। अब चाइना वाले भाग गए। ओली हैज बीन फाउंड हाइडिंग इन द मिलिट्री कंटोनमेंट। वो स्पेकुलेशन थी कि वो दुबई भाग जाएगा या फिर वो चाइना भाग जाएगा। चाइना आई डाउट, बिकॉज चाइना में अगर जाएगा भी तो ना उन्हें वहां की भाषा आती है, ना उनका कल्चर इनको सूट करेगा। इट इज टोटली डिफरेंट, एंड वी मस्ट कीप इट इन माइंड। नेपाल इज द लार्जेस्ट हिंदू नेशन, इट इज अ प्योर मेजोरिटी हिंदू नेशन। तो इनका और चाइना का मेल मिलाप जो बन रहा था, वो अब यूएसए ने डिसरप्ट कर दिया है। एंड अब यूएसए विल इंस्टॉल या तो विजेंद्र शाह, और अगर विजेंद्र शाह नहीं आता है, वो इसलिए नहीं आएगा, वाई? बिकॉज द इंडियन डीप स्टेट वांट्स King Gyanendra Shah to be on the throne and take over Nepal as a monarchy and take control of the Nepal as a country as a whole. क्योंकि the king has lot of assets in India, has lot of relatives of his immediate family and in-laws based and living in India. He has good relations with India. Whereas Balendra Shah has not much मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स इन इंडिया नहीं है, बट ही इज प्रो यूएसए। तो यू कनेक्ट द डॉट सर कि पहले पाकिस्तान गिरा, हाउ टेक्निकली देखे इट इज अनअनाउंस्ड coup. आसिफ मुनीर has taken over the powers of the PM. Wherever PM is going, he is like a shadow की परछाई की तरह, he is following in all the senior and state visits, जो कि एक फील्ड मार्शल भी हो या आर्मी चीफ सकता है। ही इज नॉट इज एडीसी कि वो साथ साथ चल रहा है प्राइम मिनिस्टर के हर जगह। सो इट इज इंपेरेटिव that the American deep state has taken control of Pakistan by planting Asif Munir, by inviting him and interacting with Trump. He offered Baluchistan on the plate. उसे तो प्रेसिडेंट भी बनाने जा रहे हैं वो। सर मैं वही तो बता रहा हूं। इट इज, हाउ इज अमेरिका सराउंडिंग चाइना? पाकिस्तान, बांग्लादेश। अगर अगर ये आता है, बालेंद्र शाह आता है, ही विल
be controlling Nepal. So US will enter Nepal. Then US is already present in South Korea. US is already present in Singapore and Malacca Strait. तो यूएस इसकी घेराबंदी करना चाहता है कि अगर ताइवान पे हमला करने की कोशिश करता है तो चाइना हैज अपर हैंड टू, मतलब अपर हैंड क्या, चाइना इज ऑन द बैक फुट, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट और जो अपर साउथ चाइना सी है वहां पे यूएसए की नेवी पहले इंगेज कर लेगी चाइना को। तो जब तक वो ताइवान पहुंचेगा, ताइवान अगर जाएगा भी तो उसे कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आ पाएगी फॉर टेकिंग ओवर ताइवान। तो सर अमेरिका टैक्टिकली सराउंड भी कर रहा है, बट it has lost India as an important ally by going against us because of the tariff wars. सीधी सी बात है। And why India is taking a stand? Non-aligned nation, non-aligned movement. हम गुटबाजी में नहीं मानते, हम aggressive बयानबाजी में नहीं मानते हैं। We have not given a single aggressive statement which shows America down, which insults America. बिकॉज वी नो कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है वो 10 दिन बाद या तो मेलो डाउन हो जाएगा या फिर कोई उसे इतनी गुंडी, मतलब इतना इंस्टिगेट कर देगा कि वो और भी जहर उगलेगा। और जब डैमेज होगी, और डैमेज हो चुकी है, जितने भी आइटम्स यूएसए जा रहे हैं जो हमारे ऊपर टैरिफ लगे हैं, हमने उतना ही कॉस्ट अपने एक्सपोर्ट आइटम्स पे ऐड कर दिया जो कि अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है। तो मैं वही बता रहा हूं सर कि अब ही चेंज इज टोन। आप देखिए परसों बयान आया है, मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन बट आई डू नॉट लाइक व्हाट ही इज डूइंग अभी के लिए, बट ही इज अ गुड फ्रेंड, वी गेट अलोंग वेरी वेल। तो वो ये ना मन बनाइए, ऊपर से यूक्रेन ने बेइज्जती करा दी बाय इंपोर्टिंग डीजल फ्रॉम इंडिया। और ये रशियन ऑयल है दैट वी आर गेटिंग, रिफाइनिंग, selling to the world, and Ukraine wants it, we are giving it to Ukraine. Russia is aware of it, पर रशिया को उसके पैसे तो मिल रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। या तो यूक्रेन इंडिया को बॉयकॉट नहीं तो समर साहब, वो जो इंडिया सर ज़ेलेंस्की का जो कल बयान आया है उसका क्या करेंगे आप? फ्रॉम यूक्रेन का 90% कॉलेज यूनिवर्सिटीज इज डिपेंडेंट ऑन इंडियन स्टूडेंट्स। 22,000 बच्चे, और एक एक बच्चे की एक साल की फीस कम से कम 10 से 12 लाख रुपए है। आप सोचो इन्वेस्टमेंट सर, 22,000 स्टूडेंट। एंड यूनिवर्सिटीज ने रूल बनाया है कि अगर स्टूडेंट आ रहा है तो यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहेगा, नहीं रहेगा। इट्स ट्रिपल द कॉस्ट। वी आर कैश कव फॉर यूक्रेन आल्सो। नहीं तो सर, कल ज़ेलेंस्की ने भी तो सपोर्ट कर दिया है ट्रंप के टैरिफ्स को। उस स्टेटमेंट का क्या करेंगे अब आप? सर देखे सर देखो, बैकडोर डिप्लोमेसी तो चली रही है ना। अभी जितने भी कंट्रीज बॉर्डरिंग रशिया, उसकी फंडिंग ट्रंप ने पुल आउट कर ली है। व्हाई? सो दैट दे फील वल्नरेबल, एंड फिर वो जबरदस्ती आए कि भाई हमें पैसे ले लो, हमारे टेक आवर साइड और हेल्प अस। बट रशिया, पुतिन अभी भी हंस रहा है, बोल रहे थ्रेट फ्रॉम व्हाट? रशिया इज नॉट गोइंग टू इन्वेड एनीबॉडी। जो नेटो के नेशन हो चुके हैं वो तो हो गए हैं। यूक्रेन वाज मिलिटरीली एंड टैक्टिकली वेरी क्रिटिकल बिकॉज ऑफ क्राइमिया। वहां पे न्यूक्लियर सबमरीन के बेसेस है, वर्कशॉप्स है। उनके पास जगह ही नहीं थी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को ओपन में रख रहे थे। वो अमेरिकन सैटेलाइट्स रोज देख रही थी उनको, कहते हैं हमारा तो बेस ही चला गया टैक्टिकल वाला। एंड पुतिन ने वार्निंग भी दी है दैट एनी यूरोपियन कंट्री सोल्जर्स फाउंड इन यूक्रेन विथ मिलिट्री इक्विपमेंट एंड गियर हेल्पिंग यूक्रेन, उसने अब बोल दिया कि वो अब उन कंट्रीज की जो फैक्ट्रीज है जहां पे हथियार बन रहे हैं, वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को उड़ा देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इसी पे हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने का। तूर साहब, एंडी भाई, थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें जो तो नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत से डिफरेंट एंगल से डिस्कशन हुई। एंडी खान साहब के बड़े पावरफुल आर्गूमेंट और समरतूर साहब के बड़े पावरफुल काउंटर आर्गूमेंट्स भी सुने आपने। अहमद मस्ती खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने सुना। और मुझे उम्मीद है कि हम अब नज़र रखेंगे नेपाल में क्या होता है। इस वक्त तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल पैलेस को भी आग लगा दी है और जो सुप्रीम कोर्ट को भी आग लगा दी है। कहीं ये आग के शोले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की इमारत तक ना पहुंच जाएं और पाकिस्तान के सदारती महल तक ना पहुंच जाएं। बहरहाल देखते रहिए। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम लाइव में। हमारे साथ जुड़िएगा और नए मुद्दों पर चर्चा होगी। थैंक यू।